राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है निर्दयी बेटा। सुरेंद्र गुप्ता ने अपनी पत्नी अनारकली के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 4-5 महिलाएं बैठी थी। वे न केवल अनारकली का हालचाल पूछने आई थी, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थी कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से अनारकली लकवा की शिकार हुई थी, मोहल्ले के जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का क्रम बना लिया था कि 4-5 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में गुप्ता जी के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर अनारकली के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थी। वे लोग अनारकली एवं सुरेंद्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। सुरेंद्र को पिछले 2-3 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 1-2 औरतें अनारकली की सेवा में लगी थी। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर अनारकली के सुन्न अंगों का सेंक किया जा सके। दूसरी औरत अनारकली के सुन्न हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अकड़न व पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले सुरेंद्र गुप्ता जी ने सुना था कि अनारकली वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा बेटा अनिल मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़ी ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे एम्स ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। गुप्ता जी के कमरे में घुसते ही वहां मौन छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली, चलो किसको यहाँ से निठल्लियों, चाचा जी चाची से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। गुप्ता जी चश्मे को ठीक करते हुए अनारकली के पलंग के समीप पहुंचे। उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुई अनारकली को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। सुरेंद्र जी अनारकली से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, अनारकली ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी। और पैर, यह तो बिल्कुल पथरा गई हैं। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 2-3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है। लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है। तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपए और तुम्हारे 5 तोले के कंगन और चूड़ियां बची हैं। हाँ, अनारकली ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया अनिल और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे। फिर मेरा अनिल रुपयों का ढेर। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, गुप्ता जी ने बाहर जाते हुए बोला। तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का। मैं डॉक्टर बंगाली के पास जा रहा हूँ, कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा, अनारकली चिढ़कर बोली। आने दो अनिल को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दे, गुप्ता जी ने बाहर निकलकर जोर से बोला। लो, संतोषी और उनकी बहुएं आ गईं तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत है यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी तो थी, मैं इन सब के घरों में जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा भी नहीं मिलता था।
हाँ अनारकली भाभी, संतोषी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर नमस्ते किया और अनारकली की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा इनको मजा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे अनिल हजारों रुपया महीना कमाता है, अब मुझे दुकान की क्या जरूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन हैं। ठीक कहती हो संतोषी, अनारकली का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी सुरेंद्र जी और अनारकली जी का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहां आज शानदार अनिल निवास खड़ा है, वहां कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। सुरेंद्र का परिवार छोटा सा था। पति पत्नी और इकलौता बेटा अनिल। महेंद्र की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी, जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने अनिल को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में सिविल इंजीनियर है। मायापुरी में उसकी लाखों की कोठी है। वह हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। अनिल ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक सुरभि से शादी कर ली थी। सुरेंद्र गुप्ता जी व अनारकली ने शहर से खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। सुरभि न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यही वे चूक गए। क्योंकि शादी अनिल एवं सुरभि की सहमति से हुई थी, इसलिए वे सुरेंद्र और अनारकली को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि सुरभि शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल कानपुर आई थी। फिर वह उन्हें गंवार और उनके घर को जानवरों को रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 14 वर्षों में उसने कभी पलट कर नहीं झांका था। सुरेंद्र और अनारकली पहले तो खुद भी खिंचे खिंचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती अंजना और रवि हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने वे बेटे बहू के पास दिल्ली पहुंच जाते। अनिल और सुरभि उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 3-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छा अनुसार चलने पर विवश करते। यहीं पर बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी इतनी बढ़ जाती थी कि सुरेंद्र और अनारकली को वहां से भागना पड़ जाता। अनारकली और सुरेंद्र आखिरी बार सुरभि के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब अंजना और रवि क्रमशः 11 और 7 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं, ताकि वे वहां का जीवन व रहन सहन देख सकें। अनिल के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने ठीक घर कराने के लिए सुरभि से छिपा कर माँ को 15,000 रुपए दिए, ताकि सुरभि को बच्चों को ले जाने में वहां कोई आपत्ति न हो। परंतु अनारकली की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु कानपुर पहुंचते ही अनारकली का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और अनिल को कानपुर लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो अनारकली को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षाघात की शिकार हो गई और वह अब अनारकली चारों ओर ही अंधेरा दिख रहा था। जब सुरेंद्र डॉक्टर बंगाली के यहाँ से लौटे तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गए। अनारकली का कमरा आस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। अनारकली अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियां उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी। ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना न मुझे इनकी जरूरत है न उसकी।
आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर से आ गया। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था। कमरे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। जाओ भाई जाओ, देखते नहीं यह कितनी बीमार हैं। रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और दो लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी सुरेंद्र जी से टकराता टकराता बच गया। सुरेंद्र ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं अनिल सर का निजी सहायक हूँ भावेश। सर ने ये 60,000 रुपये भेजे हैं और यह पत्र भी। सुरेंद्र ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन भावेश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। सुरेंद्र जी ने तत्काल फटे लिफाफे के पत्र निकालकर खोला। पत्र में अनिल ने लिखा था, पूज्य पिताजी और माताजी सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। सुरभि और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं भी एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियां लिख रहा हूं। मैं समय मिलते ही आऊंगा। फिलहाल अपने सहायक को 60,000 रुपये देकर भेज रहा हूं ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बचा था माँ की बीमारी खा गई। यह आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया। हम लोगों के लिए वह किसी काम का नहीं है। हम कभी कानपुर आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षाघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सब का यही कहना है, माँ को अधिकाधिक आराम दें, यही इलाज है इस रोग का। माँ को एम्स लाने की भूल तो कभी न करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। सुरेंद्र जी इससे आगे न पढ़ सके। उनका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला और भावेश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोर दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए थे, आज से वह भी हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। भावेश सिर झुकाकर चला गया। सुरेंद्र अनारकली के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहां सब लोग मुस्कुरा रहे थे। अनारकली की आंखें भीग रही थी, लेकिन उसके होठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी ने अनारकली के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अनारकली ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयां उसके समीप आती जा रही हैं। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। अनारकली तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ पहले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। अनारकली ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो देखा नहीं है। ये साए नहीं बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। यह तुम ही न जी? हाँ अनारकली, यह मैं हूँ। सुरेंद्र जी ने भर्राई आवाज में कहा, तुम्हारे अंधेरों का भी साथी तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर बंगाली की, रोगों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूंगी। मेरे कंगन और चूड़ियां बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। अनारकली बोली, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो उचलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ।
हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई, कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ सुरेंद्र जी ने देखा था कि अनारकली अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। सुरेंद्र जी ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, अरे अनारकली, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा यह झूठा सहारा खत्म हो चुका है, मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर सुरेंद्र जी की छलछलाई आंखों में बरस पड़ी। उसे रोता देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगीं। सुरेंद्र जी आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहे थे, ये कैसे दुख है जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं। और उस दिन से उनका गांव ही उनका परिवार हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।